सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रिवीजन इज डॉक्यूमेंटेशन एंड ई वे बिल। ठीक है, ई वे बिल डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? जीएसटी में जो भी आप ट्रांजेक्शन कैरी आउट कर रहे हो, उस ट्रांजेक्शन को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा बाय इशूइंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट कौन से केसेस में इशू होंगे वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है टैक्स इनवॉइस। ओके, तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है? अगर आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हो तो आप लोग को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। समझ में आया? तो टैक्स इनवॉइस के ऊपर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए? बेसिकली इनवॉइस नंबर होना चाहिए जो 16 डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इनवॉइस डेट होना चाहिए, देन एचएसएन होना चाहिए। एचएसएन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन बाद में करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, रेट होना चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, जीएसटी अमाउंट, जीएसटी रेट। ठीक है, वेदर जीएसटी इज टू बी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज, ये होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, अभी एचएसएन के ऊपर डिस्कशन। एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर। ओके, एचएसएन होता है गुड्स के लिए, एसएसी होता है सर्विस के लिए। व्हाट इज एसएसी? सर्विस अकाउंटिंग कोड। क्लियर? अगर आपका टर्नओवर वाज अप टू 5 CR इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, तो आप लोग को बी टू बी ट्रांजेक्शन के लिए 4 डिजिट एचएसएन डालना है। ओके, एंड अगर बी टू सी ट्रांजेक्शन किया तो ऑप्शनल है। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से ज्यादा था, देन इन दैट केस आपको 6 डिजिट का एचएसएन डालना पड़ेगा, फर्स्ट 6 डिजिट्स का एचएसएन डालना पड़ेगा। ओके, चाहे बी टू बी हो चाहे बी टू सी हो, ऑप्शनल कुछ भी नहीं है। ओके, तो 6 डिजिट इज फॉर बोथ। टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस वो अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में देखा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 8 डिजिट लगता है एचएसएन का। ओके, अगर गुड्स आपने सेल किया तो टैक्स इनवॉइस के अंडर भेजोगे। अगर गुड्स आपने सेल नहीं किया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा, ओके, जॉब वर्क पे भेजा, तो ये सब केसेस में आप लोग को टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना। आपको क्या बनाना है? डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा। ओके, कितने कॉपीज में बनना चाहिए? 3 कॉपी में बनना चाहिए। ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। क्लियर है? सर्विस होगा तो दो ही बनेगा, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। आया समझ में? इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी, ये लोग पूरे महीने का एक इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर, ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइस कब तक बना सकते हैं? क्वार्टर के एंड तक, या फिर बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक। ओके, विच एवर इज अर्लियर तक ये लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज जीटीए। जीटीए को इनवॉइस तो बनाना ही होता है। इनवॉइस के साथ साथ उसको इनवॉइस पर एक और मैंडेटरी पर्टिकुलर्स फर्निश करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल, डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन एंड सो ऑन। तो ये सारा डिटेल्स जीटीए को मेंशन करना पड़ेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ओके, तो जो भी टिकट इशू होगा आपको तो उसको ही हम लोग इनवॉइस बोलेंगे। अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, तो आप लोग को उसके ऊपर लिखना पड़ेगा सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर आप एलयूटी के अंडर कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और एलयूटी। इस तरीके से आप लोग को एक एंडोर्समेंट देना पड़ेगा। आया है समझ में? अगर आप लोगों ने सेल किया जिसका वैल्यू अप टू ₹200 है, देन इन दैट केस आपको इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है। पूरे दिन का आप एक इनवॉइस इशू करोगे तो भी चलेगा। पर ये बेनिफिशियल प्रोविजन जो है वो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वालों को एप्लीकेबल नहीं है। जैसे पीवीआर सिनेमा, अगर टिकट का प्राइस अप टू ₹150 भी होगा तो भी आप लोग को इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, 150 होता है नॉर्मली। प्रोविजन में कितना दिया हुआ? 200 तक के लिए। पर 200 तक का जो बेनिफिशियल प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। क्लियर है? अभी जिन लोग को इनवॉइस नहीं बनाना है उन लोगों को डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा इनवॉइस पर। सॉरी, इनवॉइस पर डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा कि हम लोग को कौन से प्रोविजन के हिसाब से इनवॉइस नहीं बनाना है। दिस इज द अमेंडमेंट फॉर May 23 June 23 एग्जाम्स। अदर डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। रिवाइज टैक्स इनवॉइस। आपका टर्नओवर 1 अक्टूबर से 20 लाख के ऊपर चला गया। ठीक है, तो 1 अक्टूबर के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो 1 अक्टूबर से लेकर के जब तक नंबर आता है उस पीरियड के दरमियान आपने सेल तो किया रहेगा लेकिन इनवॉइस इशू नहीं किया होगा। ओके, तो अभी आप लोग जो पीरियड का आपका ऑलरेडी हो चुका है, जीएसटी नंबर आने के पहले तक का जो पीरियड है, उस पीरियड का आप लोग रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो विद इन 30 days फ्रॉम बिकमिंग लायबल। ओके, within 30 days of becoming liable, sorry, within 1 month of becoming liable for registration। ओके, जब भी आपको नंबर मिला उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोग क्या कर सकते हो? रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? बेसिकली बिल ऑफ सप्लाई इज फॉर कंपोजिशन पर्सन और पर्सन सप्लाइंग एग्जाम गुड्स और सर्विसेज। ओके, रिफंड वाउचर, आपने एडवांस किसी से लिया तो आप लोगों को क्या इशू करना पड़ेगा? रिसिट वाउचर। रिसिट वाउचर, अगर आपने एडवांस लिया लेकिन आप सप्लाई नहीं कर पाए तो पैसा वापस करने के टाइम पर रिफंड वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर, सेल्फ इनवॉइस, सुनो ध्यान से, दोनों अलग है। पेमेंट वाउचर अलग है, सेल्फ इनवॉइस अलग है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से 93 या फिर 94 में टैक्सेबल आरसीएम वाला सर्विसेज या फिर गुड्स लिया, तो अनरजिस्टर्ड से अगर लिया होगा
तो आप लोग को क्या बनना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस। अगर रजिस्टर से लिया है तो फिर जो सप्लायर होगा वही टैक्स इनवॉइस देगा, क्लियर है। पेमेंट वाउचर, अगर आप 93 वाले को पे कर रहे हो, दैट इज आरसीएम के सप्लायर को, या फिर 94 वाले को, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, दोनों ही केस में आपको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट एक साथ, तो आप लोग को इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनना पड़ेगा। जो भी ट्रांसपोर्टर होगा, उस ट्रांसपोर्टर को टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई साथ में लेके जाना पड़ेगा। आया है समझ में? ओके। नेक्स्ट इज ई वे, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ओके, उसके बाद ई वे बिल देखेंगे। डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है? अगर हम रिसिपिएंट का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं अपने बुक्स में, तो हमको क्रेडिट नोट देना पड़ता है। हम अगर रिसिपिएंट का अकाउंट डेबिट करते हैं अपने बुक्स में, तो डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट क्यों इशू करते हैं? हो सकता है कि सेल्स रिटर्न आया हो, ओके, या फिर मैंने टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया हो, अभी कम करना है, या फिर मैंने ज्यादा वैल्यू चार्ज कर ली, अब वैल्यू कम करनी है, गुड्स और सर्विसेज आर डेफिशिएंट। इन सब केसेस में क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट जो होता है वो सप्लायर का लायबिलिटी कम करता है, ओके। तो क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट क्या है? 30th नवंबर, और ठीक है, 30th नवंबर, और एक्चुअल एनुअल रिटर्न का डेट विच एवर इज अर्लियर, तब तक क्या करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। आया समझ में? नेक्स्ट इज डेबिट नोट। डेबिट नोट कब इशू होता है? जब भी हम लोग को कुछ कलेक्ट करना है रिसिपिएंट से, और तो डेबिट नोट इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि इट विल इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। आया समझ में? उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे। क्रोसिन वगैरह जो दवाई होती है, उन लोग का जो एक्सपायरी पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, ओके। तो यहाँ पर जो लंबा पीरियड है, तो हम लोग को तो कहा गया 30th नवंबर तक वापस आना चाहिए कुछ, ठीक है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट इशू करना है, तो 30th नवंबर तक वापस आना चाहिए। लेकिन क्रोसिन जो है, ओके, वो 3 साल 4 साल के बाद वापस आएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सुनो। जो भी पर्सन आपको रिटर्न कर रहा है 3 साल 4 साल के बाद, ओके, तो वो पर्सन आपको फ्रेश सप्लाई कर रहा है ऐसा मान सकते हो, ठीक है, दिस इज द ऑप्शन नंबर 1। तो जो पर्सन हमको सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करेगा, हम आईटीसी लेंगे। हम पीछे देंगे तो हमको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा उसको, ओके, वो जीएसटी का आईटीसी लेगा, हम जीएसटी पे करेंगे। एंड जो जिसको हमने दिया वो मैन्युफैक्चरर को रिटर्न करेगा, ओके। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। किसका आईटीसी नहीं मिलेगा? जो मैंने जिसको भी मैंने दिया है, ओके, वो पर्सन जीएसटी चार्ज करके मैन्युफैक्चरर को देगा। तो जो भी मैंने जिसको दिया वो पर्सन चार्ज करेगा जीएसटी, उस जीएसटी का आईटीसी मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा, क्लियर है? सेकंड ऑप्शन क्या बोला? रिटर्न ऑफ गुड्स ट्रीट करो। मतलब कोई भी पर्सन अगर मुझे दे रहा है, ओके, तो मुझे क्रेडिट नोट देना है, ठीक है। क्रेडिट नोट किसको इशू करना पड़ता है? जीएसटी में सप्लायर को। डेबिट नोट किसको इशू करना पड़ता है? जीएसटी में सप्लायर को। तो अगर कोई पर्सन मुझे गुड्स रिटर्न दे रहा है, तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। तो मैं जब क्रेडिट नोट इशू करूंगा, ओके, तब मेरा लायबिलिटी कम होगा। लायबिलिटी कब कम होगा? कब कम होगा? जब 30th नवंबर तक के अंदर गुड्स आए। अगर 30th नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न के बाद आए, ठीक है, तो क्रेडिट नोट होगा इशू, लेकिन विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी होगा, क्लियर है? अभी यहाँ पर क्रेडिट नोट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, अभी फाइनली मैन्युफैक्चरर तक गुड्स पहुंच जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैन्युफैक्चरर को गुड्स दिया, तो यहाँ पर मैं जीएसटी लगा के नहीं दे रहा हूँ, वो मुझे क्रेडिट नोट देगा। तो अभी आईटीसी कौन सा रिवर्स करेगा? वो ओरिजिनली जो उसने परचेस किया था या फिर उसने जो मैन्युफैक्चर किया था, वो टाइम का आईटीसी मैन्युफैक्चरर को रिवर्स करना पड़ेगा। आया समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विद फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट इज ई वे बिल। ई वे बिल क्यों होता है? ई वे बिल इसलिए होता है क्योंकि मूवमेंट ट्रैक हो सके, ठीक है। अगर आपने गुड्स को भेजा है कहीं पर भी, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ सकता है इफ इट इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल कब होगा? जब कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन इज मोर देन 50,000, एक्सीडिंग 50,000, क्लियर है? मतलब फॉर एग्जांपल मैं सप्लाई करता हूँ, या फिर मैं अदर देन सप्लाई करता हूँ। अदर देन सप्लाई मतलब गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस, या फिर जॉब वर्किंग हो सकता है, ओके। तो सप्लाई के लिए भी ई वे बिल बनाना है, एंड अदर देन सप्लाई के लिए भी ई वे बिल बनाना है। कब बनाना है? जब कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू? कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, क्लियर है पॉइंट? इंक्लूडिंग जीएसटी। अभी ई वे बिल जो है ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट क्या होगा? आपका टैक्स इनवॉइस, हो सकता है आपका डिलीवरी चलान, तो ये सब आपका मेन डॉक्यूमेंट है। मेन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ई वे बिल बनाया जाता है इफ मेन डॉक्यूमेंट का इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी इज मोर देन 50,000, क्लियर है? एग्जाम सप्लाई को एक्सक्लूड करके फिर चेक करेंगे। दो केसेस ऐसे हैं जिसमें आप लोग को मैंडेटरी ई वे बिल बनाना पड़ता है, ओके, विदाउट एडियरिंग टू द 50,000 लिमिट। कौन से दो केसेस हैं? जॉब वर्किंग, एंड सेकंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर सेल किया हुआ है ऐसे पर्सन ने जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था, तो इन दोनों पर्सन को मैंडेटरी ई वे बिल बनाना पड़ता है, क्लियर है? रेलवे, एयरवे एंड वेसल, ये लोग ई वे बिल नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि इन लोग के पास बहुत काम है ऐसा माना जाता है।
तो कौन ईवे बिल बनाएगा? ट्रांसपोर्टर बना सकता है, सप्लायर बना सकता है, रिसिपिएंट भी बना सकता है। ओके, अगर रिसिपिएंट किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीद रहा है तो रिसिपिएंट भी ईवे बिल बना सकता है। ठीक है, तो ईवे बिल तीन केसेस में बनेगा: सप्लाई, अदर देन सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। क्लियर है? इन तीन केसेस में ईवे बिल बन सकता है। कौन बना सकता है? सप्लायर बना सकता है, रेसिपिएंट बना सकता है, ट्रांसपोर्टर बना सकता है। क्लियर है? ईवे बिल एक स्टेट में अगर आपने बनाया तो हर स्टेट में वैलिड रहेगा, सिंपल है। बिल टू शिप टू मॉडल में मूवमेंट एक ही बार हो रहा है तो ईवे बिल एक ही लगेगा। क्लियर है? ईवे बिल जो होता है वो दो पार्ट में बनता है: ईडब्ल्यू बी 01, ईडब्ल्यू बी 01 में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में होता है इनवॉइस का डिटेल्स, पार्ट बी में होता है व्हीकल का डिटेल्स। ओके, EWB 02 इट इज अ कंसोलिडेटेड ईवे बिल। कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाने के लिए भी आपको पहले ईवे बिल तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग कंसोलिडेटेड ईवे बिल बना सकते हो एक एक ईवे बिल का नंबर डाल डाल के। ओके, तो हम लोग जीएसटी EWB 01 की बात करते हैं। EWB 01 में दो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में रिसिपिएंट का डिटेल्स होगा, इनवॉइस का डिटेल्स होगा। पार्ट बी में व्हीकल का डिटेल्स होगा। ओके, अगर ईवे बिल एप्लीकेबल है तो पार्ट ए तो भरना ही है। पार्ट बी के कुछ एक्सेप्शन है। ओके, पार्ट बी का एक्सेप्शन सुन। पार्ट बी मतलब व्हीकल डिटेल्स, गाड़ी का नंबर, ओके, डिस्टेंस वगैरह, ये सब डालना कब पड़ेगा वो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट बी में। पार्ट बी मतलब व्हीकल डिटेल्स कब डालना है? आपको हमेशा डालना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसाइनर हूँ, एक ट्रांसपोर्टर है एंड एक कंसाइनी है, तो कंसाइनर ने अगर ट्रांसपोर्टर को भेजा है तो कंसाइनर एंड ट्रांसपोर्टर का डिस्टेंस अगर अप टू 50 किलोमीटर है तो कंसाइनर को अपनी गाड़ी का नंबर नहीं डालना है ट्रांसपोर्टर को भेजते वक्त। क्लियर है? ओके, अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो कंसाइनर अपनी गाड़ी का डिटेल डालेगा, फिर ट्रांसपोर्टर उस गाड़ी के डिटेल को अपडेट करेगा, तो उसको अपन बोलते हैं अपडेशन ऑफ पार्ट बी। ओके, तो गाड़ी का डिटेल्स अपडेट करेगा, कौन अपडेट करेगा? ट्रांसपोर्टर। ओके, एंड फिर खुद का गाड़ी का डिटेल्स डालेगा फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू कंसाइनी। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन, अगर ट्रांसपोर्टर भेज रहा है कंसाइनी को, ट्रांसपोर्टर भेज रहा है कंसाइनी को, ओके, तो ट्रांसपोर्टर ने भेजा, गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, तो इस केस में नया ट्रांसपोर्टर होगा। तो नए ट्रांसपोर्टर से लेकर के कंजाइनी तक का डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर से कम है तो नए ट्रांसपोर्टर को अपनी नई गाड़ी का डिटेल्स ईवे बिल में नहीं डालना है। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो ये अपना फर्स्ट पेज हो गया यहाँ पर ईवे बिल का। नेक्स्ट, ईवे बिल का वैलिडिटी क्या होता है? ईवे बिल का वैलिडिटी होता है 200 किलोमीटर अगर ट्रांसपोर्ट आपको करना है 200 किलोमीटर तक तो एक दिन, उसके ऊपर 200 किलोमीटर करना है तो और एक दिन मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, हर एडिशनल 200 किलोमीटर और पार्ट के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल 230 किलोमीटर है तो अप टू 200 के लिए 1 किलोमीटर, 200 के ऊपर चला गया तो और एक किलोमीटर, सॉरी, और एक दिन मिल जाएगा। ठीक है, अप टू 200 किलोमीटर के लिए एक दिन, उसके ऊपर के उसके ऊपर के किलोमीटर्स के लिए और एक दिन, अप टू 200 के लिए। ओके, एग्जाम्पल 460 किलोमीटर्स, तो 3 दिन का वैलिडिटी हो जाएगा। समझ में? ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा, दैट इज हैवी व्हीकल्स और मल्टी मॉडल शिपमेंट जहां पर एक लेग शिप से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इस केस में 20 किलोमीटर्स आप लोग को लिमिट मिलेगा। ओके, मतलब आपका ईवे बिल 20 किलोमीटर तक वैलिड रहेगा, मतलब एक दिन तक वैलिड रहेगा फॉर 20 किलोमीटर्स। ओके, मतलब 40 किलोमीटर जाना है 2 दिन तक वैलिड, 60 किलोमीटर जाना है 3 दिन तक वैलिड, इस तरीके से। क्लियर है? अब ये वैलिडिटी स्टार्ट कहाँ से होगा, गिनना कहाँ से स्टार्ट करना है? एग्जाम्पल, आज का डेट आज का डेट है 8 अप्रैल, अभी करंटली टाइम इज 3:45। तो अगर मेरे को कुछ ट्रांसपोर्ट करना है अभी, ठीक है, इट इज अराउंड 160 किलोमीटर्स, तो मैं ईवी बिल बनाऊंगा। ओके, उसका वैलिडिटी कितना होगा? एक दिन। अगर मैंने 3:45 को जनरेट किया तो उसका वैलिडिटी खत्म कब होगा? आंसर इज नॉट नेक्स्ट डे 3:45, इट इज नॉट द आंसर। ठीक है, कब खत्म होगा वो सुनो। कब खत्म होगा उसके लिए आप लोग को गिनना कब से स्टार्ट करना है वो सुनो। आज रात के 12 बजे से गिनना स्टार्ट करेंगे। ओके, ई वे बिल वुड बी वैलिड फ्रॉम नाउ ओनली, बट काउंटिंग वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड नाइट। ओके, तो रात को 12 बजे से लेकर के अगले दिन के 11:59 तक वैलिड रहेगा। मतलब दिस ई वे बिल जनरेटेड ऑन 8 अप्रैल 3:45 p.m. would be valid till 9 अप्रैल 11:59 क्लियर है पॉइंट? ओके, कैंसिलेशन ऑफ ईवे बिल, आप ईवे बिल को कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट, ईवे बिल का जो डिटेल्स होगा वो रिसिपेंट को अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो रिसिपेंट उसको एक्सेप्टेंस भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। कितने टाइम में कर सकता है? 72 आवर्स और टाइम ऑफ डिलीवरी विच इज अर्लियर। ओके, अगर उसने रिजेक्शन नहीं किया देन इट इज द डीम्ड एक्सेप्टेंस। ब्लॉकिंग ऑफ ईवे बिल, ओके, ईवे बिल बनाने कब नहीं दिया जाएगा? ओके, चार केसेस है। सबसे पहला,
जो कंपोजिशन पर्सन है या फिर प्रिजम्पटिव पर्सन है, वो CMP 08 2 क्वार्टर के फाइल नहीं कर रहा है, तो ईवे बिल उसको बनाने नहीं दिया जाएगा। ओके, अदर देन CMP 08 वाला है तो 2 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स कंजिक्यूटिव मंथ्स, 2 कंजिक्यूटिव मंथ्स का अगर आप लोगों ने फाइल नहीं किया रिटर्न्स, ओके, दैट इज GSTR 3B, तो आप लोग का ईवे बिल बनाने नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आप लोग सेल कर रहे हो, GSTR 1 फाइल करना होता है, तो अगर आप लोगों ने 2 GSTR 1 फाइल नहीं किया, ओके, 2 GSTR 1 दैट इज 2 मंथ का, तो आप लोग को ईवे बिल बनाने नहीं दिया जाएगा। ओके, और 1 क्वार्टर का अगर आपने GSTR 1 फाइल नहीं किया, देन ऑल्सो आप लोग को ईवे बिल बनाने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, आपका अगर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है तो आप लोग को ईवे बिल नहीं बनाने दिया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो पर्सन ईवे बिल बना रहा है, आउटवर्ड सप्लाईज के लिए रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप लोग का ईवे बिल ब्लॉक्ड है, तो आप लोग खरीद नहीं सकते, ऐसा है क्या? नहीं, यू कैन परचेज गुड्स, आप परचेज कर सकते हो, लेकिन सेलिंग के टाइम आप ईवे बिल नहीं बना सकते। ओके, तो अपना सारा पॉइंट्स हो चुका है। ओके, सो ईवे बिल इज कंप्लीटेड। अभी ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज प्रोसीजर टू मूव गुड्स इन नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन कंडीशन। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है इन पार्ट्स, लॉट लॉट में मूवमेंट हो रहा है, तो किस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए? ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रोसीजर लिखा हुआ है। फर्स्ट, सबसे पहला, सप्लायर शैल इशू कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट। ठीक है, पूरा इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, भेजना नहीं है, बनाना है। ओके, बनाना है पूरा इनवॉइस। ओके, अभी हर पार्ट के लिए डिलीवरी चालान जाएगा, और उस डिलीवरी चालान के साथ साथ इनवॉइस भी जाएगा। ओके, इनवॉइस भी जाएगा स्टेपल करके, डिलीवरी चालान जितना गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उतने का, प्लस टैक्स इनवॉइस टोटल गुड्स का जितना भी मूवमेंट होने वाला है। ओके, और लास्ट जब लॉट जा रहा है तभी ओरिजिनल इनवॉइस जाना चाहिए। क्लियर है? द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस शैल बी सेंट अलॉन्ग विद द लास्ट कंसाइनमेंट। इस तरीके से आप लोग मूवमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ई इनवॉइस। ई इनवॉइस क्या होता है? ई इनवॉइस बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर होता है जहां से आप इनवॉइस बना रहे हो, ठीक है, दैट सॉफ्टवेयर विल बी कनेक्टेड टू द GST पोर्टल। GST पोर्टल पर आपको बेसिकली टैली एग्जाम्पल, ओके, तो टैली पर आप इनवॉइस बनाते हो, वहां पर आपको क्लिक करना है वेदर यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस पे अगर आप लोग यस क्लिक करोगे तो ई इनवॉइस जनरेट होगा। इन सिंपल वर्ड्स, टैली विल इंटीग्रेट विद द गवर्नमेंट पोर्टल। ओके, एंड आप लोग को एक 64 डिजिट IRN नंबर देगा। ठीक है, ई इनवॉइस क्या होता है? ई इनवॉइस बेसिकली गवर्नमेंट के पोर्टल से एक IRN नंबर जनरेट होके आता है 64 डिजिट का। ओके, ई इनवॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ई इनवॉइस बनाने से रियल टाइम बेसिस पर गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ओके, ई इनवॉइस बनाने से सप्लायर को GSTR 1 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आ जाएगा कि आपने ये बेचा था, ये GSTR 1 में आपका सेल्स है। समझ में आया? यहाँ पर सब्सटेंशियल रिडक्शन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन एरर में, मतलब कि मैं जो डिटेल डालूंगा वही रिसिपेंट को दिखेगा। ओके, कभी कभी क्या होता है, मैं 369 डालता हूँ पर रिसिपेंट 396 बुक करता है, तो ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन एरर्स है वो सब कम हो जाएगा, डिस्प्यूट्स कम हो जाएगा। ओके, ई इनवॉइस के बेसिस पर आप लोग ITC ले सकते हो, तो ई इनवॉइस तो हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस में है। ओके, हार्ड कॉपी तो कभी ना कभी घूम सकता है, बट ई इनवॉइस जो पोर्टल पर बनाया है वो हमेशा रहेगा। ओके, एंड ऑडिट ट्रेल आप लोग को पूरा समझने के लिए काम आएगा। ई इनवॉइस कब बना, उसके बाद ई वे बिल कब बना, ओके, एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स कब खत्म हुआ, ये पूरा ट्रेल एक मिल सकता है। ओके, एंड फेक इनवॉइसेस जो बनते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये होता है ई इनवॉइसिंग। ओके, ई इनवॉइस एप्लीकेबल किसको है? ई इनवॉइस उसको एप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर 17-18 से, ठीक है, 2017-18 से लेकर के अब तक में कोई भी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ के ऊपर गया। वापस से एक बार, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर गया है तो ई इनवॉइस आपको करंट ईयर में एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? ई इनवॉइस कौन से ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन एंड B2C एक्सपोर्ट्स के लिए। आया समझ में? उसके बाद कौन किन लोगों को ई इनवॉइस नहीं बनाना? आंसर इज SEZ को नहीं बनाना, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC को नहीं बनाना, GTA को नहीं बनाना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाले को नहीं बनाना, ओके, जो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म वाले हैं उनको नहीं बनाना, एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को नहीं बनाना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नहीं बनाना। क्लियर है? ई इनवॉइस एक बार बन गया तो कैंसलेशन हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। नेक्स्ट इज QR कोड का प्रोविजन। QR कोड इज अपोजिट ऑफ ए इनवॉइस। ए इनवॉइस जिधर एप्लीकेबल है उधर QR कोड एप्लीकेबल नहीं है, जिधर QR कोड एप्लीकेबल है उधर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, QR कोड इज एप्लीकेबल ओनली इन B2C ट्रांजेक्शन्स एक्सेप्ट एक्सपोर्ट्स। एक्सेप्ट एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? QR कोड क्या होता है? एक इनवॉइस के ऊपर QR कोड लगा होगा, उस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। दिस इज अ डायनामिक QR कोड, नॉट द स्टैटिक QR कोड। इट इज नॉट योर जीपे का QR कोड। क्लियर है? तो ये डायनामिक QR कोड है। ये QR कोड स्कैन करने से
ये क्यूआर कोड स्कैन करने से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ना चाहिए? सप्लायर का नाम मालूम पड़ना चाहिए, जीएसटी नंबर मालूम पड़ना चाहिए, यूपीआई आईडी मालूम पड़ना चाहिए, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड मालूम पड़ना चाहिए, इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट मालूम पड़ना चाहिए, जीएसटी का अमाउंट अलॉन्ग विद सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी का ब्रेकअप ये मालूम होना चाहिए। क्यूआर कोड किसको बनाना पड़ेगा? ओके, किसको लगाना पड़ेगा अपने इनवॉइस पर? जिसका टर्नओवर 17-18 से लेकर के अब तक के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ के ऊपर का, 500 करोड़, क्लियर है? तो इस तरीके से क्यूआर कोड का एप्लीकेबिलिटी है। दैट्स इट विद दिस चैप्टर।